ड्यूक नेस्ट्रियन बटलर से कहते रहते हैं कि उस बच्ची को जल्द से जल्द ढूंढने का आदेश दो और नाइट से कहो कि वह उस बच्ची को किसी भी हालत में यहाँ लेकर आए, जिंदा या मरा हुआ। दूसरी ओर टियन का कमरा तैयार हो जाता है और वो बड़ा ही शानदार लग रहा था। उसे देखकर टियन आश्चर्य से कहती रहती है कि क्या सच में यह मेरा कमरा है, और वो सोचती रहती है कि यह कमरा तो बहुत ही ज्यादा सुंदर और चमकदार है और यह रोवेन के कमरे से भी 2 गुना बड़ा और सुंदर दिख रहा है। टियन वहाँ खड़े हेड बटलर से कहती रहती है कि हेड बटलर, यह कमरा मेरे लिए काफी बड़ा है और मुझे इतने भव्य कमरे में रहने की जरूरत नहीं है। और बटलर स्माइल करते हुए टियन से कहता रहता है कि यंग लेडी, इस मैनर में आपके लिए कुछ भी ज्यादा नहीं है क्योंकि आप इस मैनर की मलिका है। बटलर टियन की ओर बाव करते हुए कहता है कि यदि आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज आप मुझे इस बारे में बताइए। और टियन उस बारे में ही सोचती रहती है कि आखिर मैं इस मैनर की मलिका कैसे हो सकती हूँ। इसके अलावा पार्डन टियन से कहता रहता है कि सर कार्कस और घर के मुखिया दोनों ने मिलकर आपके लिए कई प्रकार के उपहार तैयार किए हैं। इसके अलावा इस कमरे को घर के मुखिया द्वारा विशेष रूप से सावधानी पूर्वक डिजाइन किया गया था। और टियन पार्डन से आश्चर्य से कहती है, इस घर के मुखिया द्वारा? क्या वो सच में मेरे दादाजी हैं जो कि लॉर्ड आल्फियस है? यह सुनकर टियन को उस दिन की याद आती है जिस दिन उसने सुना था कि वो उसे मारने वाले हैं। यह सोचकर टियन घबरा जाती है और वो झिझकते हुए पार्डन से कहती रहती है कि क्या सच में आपको लगता है कि घर के मुखिया मुझसे नफरत करते हैं? और यह सुनकर बटलर स्माइल करते हुए कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वह आपकी बहुत ज्यादा परवाह करते हैं। पार्डन सोचते रहते हैं कि उसे बहुत कुछ सहना पड़ा होगा, तभी तो वह सभी बड़े पुरुषों से डरती है। पार्डन टियन से कहते रहते हैं कि वह अभी बाहर हैं, लेकिन जब वह अपना काम खत्म कर लेंगे तो वो आपसे मिलने जरूर आएंगे। और यह सुनकर टियन घबरा जाती है। टियन सोचती रहती है कि क्या आगे सब सही होगा, और उन्होंने इस तरह के शब्द कहे थे, क्या सच में वो मेरे ग्रैंडपा है और मेरी परवाह करते हैं? कुछ दिन बीत जाने के बाद में टियन अपने ग्रैंडफादर से मिलने आती है और वो दरवाजा खोलते हुए कहते हैं कि टियन अंदर आ जाओ। लॉर्ड आल्फियस स्माइल करते हुए टियन से कहते रहते हैं कि मैंने पार्डन से सुना कि क्या आपको ऐसा लगा कि मैं आपको नापसंद करता हूँ, और मैंने आपको यहाँ इसीलिए बुलाया है ताकि मैं आपकी गलतफहमी को दूर कर सकूं। लेकिन अपने ग्रैंडफादर की बातों को सुनकर टियन घबराने लगती है और यह देखकर लॉर्ड आल्फियस कहते रहते हैं कि आखिर आप इतना घबरा क्यों रही हैं? टियन घबराती रहती है और उसकी आंखों में आंसू आते रहते हैं। वो धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए कहती है कि क्या क्या आप मुझे मारने वाले हैं? यह सुनकर लॉर्ड आल्फियस शॉक हो जाते हैं और वो सोचते रहते हैं कि आखिर वो मरने के बारे में बात क्यों कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने उनके और कार्कस के बीच की बातों को सुन लिया था, जहां वो कहते रहते हैं कि वो उन लोगों को मार डालेंगे। और लॉर्ड आल्फियस धीरे धीरे टियन की ओर बढ़ते हैं और वो उससे कहते रहते हैं कि मुझे लगता है कि हमारे बीच कोई गलतफहमी हुई है, और उन्हें अपनी ओर आता देखकर टियन और दूर जाने लगती है। ग्रैंडफादर अपने घुटने पर बैठ जाते हैं और वो टियन से स्माइल करते हुए कहते रहते हैं कि यह कुछ ऐसा था जो मैंने आपके नाना जी के बारे में कहा था। मैं अपने गुस्से को रोक नहीं सका क्योंकि मैंने सोचा था कि उसने आपके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार किया है, और मैं आपको इस तरह डराने के लिए सचमुच माफी मांगता हूँ। क्या आप अपने बूढ़े दादाजी को माफ कर सकती हैं? यह सुनकर टियन कहती है, क्या सच में? और ग्रैंडफादर कहते रहते हैं कि बिल्कुल, क्या आप जानती हैं मैं आपसे कितने दिनों से मिलना चाहता था? ग्रैंडफादर हल्के से गुस्से से कहते हैं कि यह सब कार्कस की गलती है। उन्होंने कहा कि आप अजनबियों से शर्माती हैं और मुझे आपसे इतने दिनों तक नहीं मिलने दिया
दिया, जिसके कारण यह गलतफहमी पैदा हो गई और मैं अपनी ग्रैंडडॉटर के साथ चाय पीना चाहता था, उसे कई प्रकार के उपहार देना चाहता था और अपने हाथ से उसके सर को सिर्फ सहलाना चाहता था। लेकिन उस लड़के ने कुछ तो आपके साथ निडर भी किया था, है ना? मुझे बहुत ही ज्यादा जलन हो रही थी। अपने ग्रैंडफादर की बातों को सुनकर टियन को अच्छा महसूस होता है और वो स्माइल करते हुए कहती रहती है कि ग्रैंडफादर, मुझे इतना अच्छा सुंदर सा कमरा देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यह सुनकर ड्यूक आल्फियस खुश होते हैं कि टियन को वह कमरा पसंद आया। इसके बाद रे बहुत से खिलौने लेकर आ जाती है और ग्रैंडफादर उसे दिखाते हुए कहते रहते हैं कि मैंने आपके लिए कई सारे उपहार तैयार किए हैं और इनमें कुछ तो विशेष रूप से कस्टम निर्मित है। ड्यूक आल्फियस उनमें से एक बॉक्स को उठाते हैं और उसे टियन को देते हुए कहते हैं कि यह आपके लिए एक गिफ्ट है। टियन उस गिफ्ट को देखकर सोचती रहती है कि एक ऐसा उपहार जिसे उन्होंने सिर्फ मेरे लिए तैयार किया है, आखिर वह क्या हो सकता है। टियन उस गिफ्ट को जल्दी से अनरैप कर देती है और इसमें से एक ब्लैक कलर का सॉफ्ट टॉय निकलता है। टियन उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और सोचती रहती है कि यह एक ब्लैक कलर का पैंथर है। इसके अलावा यह बहुत ही ज्यादा नरम और मुलायम है। इसकी आंखें भी मेरे जैसे आंखों की कलर की है। ग्रैंडफादर टियन को खुश देखकर उससे पूछते हैं कि क्या आपको यह पसंद आया और टियन स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ, मुझे यह बहुत ही ज्यादा पसंद आया। आल्फियस स्माइल करते हुए कहते हैं कि मुझे यह सुनकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। आपके भाई भी जब आपकी ही तरह छोटे थे तो वो भी ब्लैक पैंथर फुशीज को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। और टियन आश्चर्य से कहती है मेरे भाई। यह सुनकर लॉर्ड आल्फियस रे से कहते रहते हैं कि आपने उसे अभी तक फेड्री और लीडियन के बारे में नहीं बताया। और रे कहती रहती है कि नहीं, हमने सोचा कि उसके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि वह पहले मैनर में संयोजित हो जाए। ड्यूक आल्फियस कहते हैं कि अच्छा तो ऐसा है और वो टियन से कहते हैं कि खैर आप जल्द ही उनसे मिलेंगी और आपके दो भाई हैं, जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि हमने आपको ढूंढ लिया वे अकेडमी से तुरंत वापस आ जाएंगे। यह सुनकर टियन सोचती रहती है कि अगर वो उसके भाई हैं और उसकी वजह से उसकी माँ मर गई है, इसके अलावा पिताजी और ग्रैंडफादर ने भी मुझे माफ कर दिया क्योंकि वे बड़े हैं, लेकिन क्या उसके दोनों भाई उसे माफ कर देंगे और उसके बीच कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे और उन्हें भी माँ की बहुत याद आती होगी, ठीक वैसे ही जैसे मैं पिताजी से मिलने के लिए तरस रही थी। यह सब सोचकर टियन उदास हो जाती है और यह देखकर उसके ग्रैंडपा कहते रहते हैं कि आखिर आप अचानक से उदास चेहरा क्यों बना रही हैं? ओह, कहीं मेरी प्यारी बच्ची थक तो नहीं गई है? मैं आपके कमरे में उपहार भेज दूंगा, इसीलिए आप जाकर अपने कमरे में आराम कीजिए। ग्रैंडफादर स्माइल करते हुए कहते रहते हैं कि अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप मुझे बेझिझक बता सकती हैं। और रे उससे कहती है कि यंग लेडी, मैं आपको आपके कमरे में ले चलती हूँ। टियन वहाँ से जाते जाते कहती है कि इन सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ग्रैंडफादर। और यह सुनकर ड्यूक आल्फियस बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि मैं आपका ग्रैंडफादर हूँ, आप मुझे कुछ भी कह सकती हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, शाम हो जाती है और ड्यूक आल्फियस कहते रहते हैं कि आप नेस्ट्रियन परिवार के साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं और यह सुनकर ड्यूक कार्कस कहते हैं कि मैं उन्हें एक लेटर भेजने वाला हूँ। ड्यूक आल्फियस कहते रहते हैं कि यदि हम उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं करेंगे तो वे बच्चे को जबरदस्ती ले जाने का प्रयास कर सकते हैं। और कार्कस कहते रहते हैं कि उस बच्ची ने पूछा था कि वह अपने परिवार के किस प्रकार काम आ सकती है। यह सुनकर ड्यूक आल्फियस कहते रहते हैं कि क्या यह ऐसी बात है जिसके बारे में 7 साल के बच्चे को सोचना चाहिए? आखिर उस कमीने चेंडर ने उस पर कितने अत्याचार किए होंगे।
यह सब सोचकर ड्यूक आर्कस अपनी मुट्ठी को कसते हुए कहते रहते हैं कि इन सब के कारण उस छोटी बच्ची में आत्मविश्वास बहुत ज्यादा कम हो गया है। मुझे बस इस बात का अफसोस है कि मैं उसे जल्दी से नहीं ढूंढ पाया। ड्यूक अल्फियस कहते रहते हैं कि वह आपकी संतान है और इसके अलावा वह लीना की भी संतान है, इसीलिए मैं उसे छिपाने के लिए उन पर दोष नहीं लगा सकता, लेकिन नेस्ट्रियन के लिए अब समय आ गया है कि वे जो बोए हैं उसे काटे भी। दूसरी ओर एस्ट्रियन परिवार में ड्यूक जेंडर शॉक हो जाते हैं यह सुनकर कि व्यापार मार्ग अब बंद हो गया है। बटलर कहता रहता है कि और उन्होंने प्रावधान और संसाधनों की आपूर्ति भी बंद कर दी है। यह सुनकर ड्यूक नेस्ट्रियन अपने सिर को पकड़ते हुए कहते हैं कि क्या यदि एस्ट्रियन तूफान व्यापार मार्ग को अवरुद्ध कर दे तो अभी स्थल निर्यात पूरी तरीके से रुक जाएगा। वो सोचते रहते हैं कि नेस्ट्रियन एक कठोर क्षेत्र में स्थित है तथा अन्य क्षेत्रों तक केवल एस्ट्रियन के माध्यम से ही पहुंचाया जा सकता है और यदि स्थल मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा तो हमें समुद्र के रास्ते खनिजों का निर्यात करने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। इसके अलावा संसाधन तेंदुए कबीले के शासक परिवार के रूप में क्या हम उन आपूर्तियों के हकदार नहीं हैं? एस्ट्रियन ने पर्याप्त से अधिक प्रावधान भेजा और मैं अपने परिवार की वितरित स्थिति को बनाए रखने के लिए उनका गबन करता रहता हूँ। क्या वे मेरे संसाधनों में कटौती करके मुझे वह लौटाने के लिए मजबूर कर रहे हैं जो मैंने चुराया है? ड्यूक नेस्ट्रियन सोचते रहते हैं कि एल्फियस क्या उस कमीने को पता चल गया है कि मैंने क्या छुपाया है, और बटलर एक लेटर को देते हुए कहता है कि यह सब इसके कारण हुआ है और यह सुनकर ड्यूक नेस्ट्रियन कहते हैं क्या? ड्यूक जेंडर उस लेटर को अनफोल्ड करके पढ़ते हैं और उसमें लिखा हुआ था कि नेस्ट्रियन को बच्चे के पालन पोषण के लिए अयोग्य माना जाता है, इसलिए इस समय से टियन का पालन पोषण एस्ट्रियन की देखरेख में किया जाएगा। उस लेटर को पढ़कर ड्यूक जेंडर सोचते रहते हैं कि क्या वो सच में वहाँ है। वैसे गाड़ी से कम 3 दिन की यात्रा तो करनी ही पड़ती है वहाँ तक पहुँचने के लिए, आखिर यह कैसे संभव हो सकता है। इसके बाद अचानक से उसे याद आता है कि उस दिन वो जब उस मैनर में भाग गई थी जहाँ मेहमान रुके हुए थे और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो शाही बग्गी में बैठकर वो वहाँ से चली गई और वो उन्हें उसके साथ ले गए। ड्यूक जेंडर इन सब बातों को सुनकर उस लेटर को कसके अपनी मुट्ठी में पकड़ते हैं और सोचते रहते हैं कि यह ऐसे ही हुआ होगा क्योंकि इसके अलावा यहाँ से जाने का और कोई रास्ता नहीं है। मुझे इस बात का विश्वास है कि उस बेकार बच्ची ने लेफ्टिनेंट से कुछ कहा होगा जिसके कारण वे उसे एस्ट्रियन की ओर ले गए होंगे। मुझे लगता है कि यह बात जल्द ही एम्पायर तक भी पहुंच जाएगी। ड्यूक जेंडर बटलर से कहते रहते हैं कि सब बेकार हो गया, आखिर आपने उसे यहाँ से भागने कैसे दिया, और यह सुनकर बटलर झुकते हुए कहता रहता है कि इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। जेंडर चिल्लाते हुए कहते रहते हैं कि तुरंत बाहर जाओ और जायरा को नौकरी से निकाल दो और उन सब नौकरानियों को सजा दो जो इसकी जिम्मेदार हैं। इसके अलावा उनमें से हर एक व्यक्ति जो कि उस दिन उसे पकड़ने में असफल रहा उन सब को सजा दी जाए। उनकी बातों को रोविन सुनती रहती है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि ग्रैंडफादर आप यह कैसे कह सकते हैं कि आप जायरा को नौकरी से निकाल रहे हैं, जायरा मेरी नैनी है। रोविन को अचानक से वहाँ देखकर उसके ग्रैंडफादर सोचते रहते हैं कि क्या उसने उनकी सारी बातों को सुन लिया है। वो रोविन से कहते हैं कि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे और यह बड़ों की बात है, और रोविन चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं, मुझे इस बारे में अभी ही बात करनी है। मैं आपको जायरा को यहाँ से दूर भेजने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको इसकी इजाजत नहीं दूंगी। यह सुनकर ड्यूक जेंडर को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि बस बहुत हुआ, मैंने कहा ना हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। यह सुनकर रोविन घबरा जाती है और वो कहती है ग्रैंडफादर आप रोविन पर चिल्लाने लगे। रोविन वहाँ से जाते हुए कहती है कि आप बहुत ही ज्यादा बुरे हैं ग्रैंडफादर, मैं आपसे नफरत करती हूँ। यह सुनकर ड्यूक
लेवेंडर अपने सिर को पकड़ लेते हैं और कहते रहते हैं कि यह बहुत ही ज्यादा थका देने वाला है। दूसरी ओर टीएन अपने मैजिक का उपयोग करती रहती है और उसे देखकर वो सोचती रहती है कि आखिर यह बड़ा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जब उसने बेसमेंट में इसे यूज किया था तो यह बहुत बड़ा हो गया था। और रॉबिन स्वतंत्र रूप से सभी प्रकार की बर्फ बना सकती है, लेकिन मैं इसे उस तरह से क्यों नहीं बना पा रही हूँ जैसे मैं इसे करना चाहती हूँ। टीएन अपने सिर को हिलाते हुए सोचती रहती है कि मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और पिताजी ने कहा कि मैं एक विशेष बच्ची हूँ, इसीलिए यह किसी दिन ठीक ही हो जाएगा। टीएन यह सब सोचती ही रहती है कि अचानक से रे वहाँ आ जाती है और वो कहती है, माय लेडी, भोजन का समय हो गया है। और टीएन कहती है ठीक है। टीएन जाते जाते सोचती रहती है कि आज पहला दिन है जब हम सब भोजन कक्ष में एक साथ बैठकर भोजन करेंगे और इसके अलावा आज वो दिन भी है जब वो अपने दोनों भाइयों से मिलेगी। वो डाइनिंग कक्ष में आ जाती है और वहाँ बहुत से भोजन रखे हुए थे। लॉर्ड कार्सेस टीएन को अपनी ओर बुलाते हुए कहते हैं कि टीएन यहाँ मेरे पास आकर बैठ जाओ और टीएन कहती है ठीक है। टीएन अपने पिता के पास वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है और सामने वाले बच्चे को देखती रहती है। वो उसे हेलो कहते हुए कहता है कि तो वो आप हैं जो मेरी छोटी बहन है। उस बच्ची का नाम फेड्री एस्टियन है और टीएन हेलो कहते हुए कहती है कि मेरा नाम टीएन है और मैं 7 साल की हूँ। और दूसरा वाला बच्चा जिसका नाम लेडियन एस्ट्रियन है वो कहता है कि क्या यह मेरी बहन है, यह कितनी छोटी सी है। यह सुनकर टीएन शॉक हो जाती है और फेड्री कहता रहता है कि लेडियन ने शब्दों पर ध्यान दो, अपनी बहन के बारे में इस तरह की बात कौन कहता है, यह अनुचित है। लेडियन कहता रहता है कि लेकिन यह कितना अजीब है ना, इसकी फर स्नो पैंथर की है और इसकी आइज ब्लैक पैंथर की। और आमतौर पर वैसे भी मिश्रित प्रोड्यूसन में भी केवल एक ही माता पिता की उपस्थिति विरासत में मिलती है। सुनहरी आंखें और सफेद बाल, यह सचमुच कितना असामान्य है। यह एक हाफ ब्रीड है और आप उन डरावनी आंखों से आखिर क्या देख रही हैं। यह सुनकर टीएन सोचती रहती है कि इसका मतलब मैं एक हाफ ब्रीड हूँ और यह मैं देख सकती हूँ कि मेरा स्वभाव मिश्रित है। सब सुनकर लॉर्ड कार्कस लेडियन से कहते हैं कि लेडियन, अनावश्यक बातें करना बंद करो। और यह सुनकर लेडियन शॉक हो जाता है। वो कहते रहते हैं कि अभी आपकी बहन बहुत ही ज्यादा शर्मीली है, इसीलिए आपको उनके पास जाने से थोड़ा बचना चाहिए। लेडियन अपने पिता को ऐसा व्यवहार करते देखकर आश्चर्य से कहता है कि लेकिन पिताजी, और उसकी बात को काटते हुए फेड्री कहता है कि ठीक है पिताजी, हम समझ गए। फेड्री कहता रहता है कि लेडियन, इतनी लापरवाही से काम मत करो। और यह सुनकर लेडियन गुस्से से कहता है फेड्री तुम भी। और फेड्री कहता है कि अब खाना ठंडा हो रहा है, इसीलिए हमें खाने को जल्द ही खत्म कर लेना चाहिए। फेड्री स्माइल करते हुए कहता है कि टीएन, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई और मेरा नाम फेड्री है और यह लेडियन है, हम दोनों जुड़वा हैं। और मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि मेरी एक छोटी सी प्यारी सी बहन है। मुझे हमेशा से अपने दोस्तों से ईर्ष्या होती रही है जब वे अपने भाई बहनों का हाथ थाम कर एक साथ त्योहार पर जाते हैं। मैं जल्द ही आपके करीब आना चाहता हूँ और आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। यह सुनकर टीएन बहुत ज्यादा खुश होती है और वो अपने चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहती है कि ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरा अच्छे से ध्यान रखें। लॉर्ड कार्कस कहते रहते हैं कि हमने अकेडमी को स्थिति से अवगत करा दिया है, इसीलिए आप सभी कुछ समय के लिए एक साथ रहेंगे। इसीलिए आप जितना चाहे समय ले सकते हैं और एक दूसरे को जान सकते हैं। यह सुनकर टीएन कहती है ठीक है पिताजी। और लेडियन खाना खाते हुए सोचता रहता है कि क्या सच में अब हमें यह सब करना होगा। वो दोनों कॉरिडोर से गुजरते रहते हैं और लेडियन कहता रहता है कि क्या आपने नहीं कहा था कि बहन होना कष्टकारी होगा। फेड्री कहता है कि यह मैंने आप
आपके जैसे भाई के लिए कहा था और लेडियन कहता रहता है कि आखिर मैं आपका भाई कैसे हो सकता हूँ क्योंकि हमारा जन्म एक ही दिन हुआ था। फेड्री लेडियन की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता है। यह देखकर लेडियन गुस्से से कहता रहता है कि क्या आप मेरी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। फेड्री स्माइल करते हुए कहता है कि वह हमारी छोटी बहन है जिससे हम अभी अभी मिले हैं, है ना, और इसीलिए आपको उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उसके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। फेड्रिक बड़बड़ाते हुए पीछे से कहता रहता है कि वैसे भी आपको मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। फेड्री सोचता रहता है कि एस्ट्रियन में सबसे युवा वो छोटी लड़की है जो मुश्किल से ठीक हुई थी और उसे पैतृक परीक्षण के परिमाण की पुष्टि होने से पहले ही स्वीकार कर लिया गया। एक अजीब तरह से परिपूर्ण उपस्थिति के साथ, जैसे कि किसी ने जानबूझकर इसे तैयार किया हो, जो कि स्नो लेपर्ड और ब्लैक पैंथर का मिश्रण है। इसके अलावा वह बहुत ही ज्यादा नाजुक दुबली पतली आकृति जो स्वाभाविक रूप से सहानुभूति जागृत करती है, किसी को संदेह क्यों नहीं होता। इसके अलावा फादर और ग्रैंडफादर वे इतने खुश हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें और लिडियन भी ऐसा अभिनय कर रहा है जैसे कि वह इन सब से काफी ज्यादा खुश है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पास लाइट एबिलिटी है। दुष्ट देवता ऑर्फियो का अभिशाप सभी लेपर्ड को लगा हुआ है और यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है और यदि आप अपनी क्षमता का बहुत अत्यधिक उपयोग करते हैं तो आप अपना दिमाग खो बैठेंगे और पागल हो जाएंगे और उससे भी आगे कहा जाए तो यह पूरी तरीके से पागलपन है और वह व्यक्ति जो किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिक गंभीर प्रकार के पागलपन के साथ पैदा हुआ है वो और कोई नहीं, मैं स्वयं हूँ। क्या सच में वो बच्ची इस श्राप को हटा पाएगी जिसके पास की लाइट एबिलिटी की महान शक्ति है। फेड्री सोचता रहता है कि यह किस प्रकार की बकवास है जिससे कि हर कोई धोखा खा रहा है और उस पर विश्वास कर रहा है और इसके अलावा वो अपने इस छोटे से मासूम से रूप को दिखाकर एस्ट्रियन परिवार को धोखा दे रही है और मैं किसी भी प्रकार से उसकी मासूमियत से मूर्ख नहीं बनने वाला हूँ।